हेलो व्यूअर्स, आज का यह वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए उपयोगी है। लास्ट वीडियोस में, पिछले वीडियोस में हमने बताया जो पहला चैप्टर था जीवों के सजीवों के लक्षण, वो समाप्त हुआ। इसके बाद वाला जो दूसरा चैप्टर है समन्वयन, जीवों में समन्वयन, वह कोविड-19 के कारण वह चैप्टर कोर्स से कम कर दिया गया है। उस चैप्टर के प्रश्न आपको नहीं आएंगे, तो आपके सिलेबस से वर्तमान समय के लिए हटा दिया गया है। अर्थात चैप्टर नंबर 7, इससे पहले वाला जो चैप्टर है इस बालाजी के बुक में, वह आपको हटा दिया गया है, उसे नहीं पढ़ना है। जिस चैप्टर का नाम है जीव में समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और समन्वयन, उसे नहीं पढ़ना है। तो आइए चैप्टर नंबर 8 पर पढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जीवों में जनन के विभिन्न विधियों का सामान्य अध्ययन करेंगे, कोई विशेष अध्ययन नहीं, सामान्य अध्ययन करेंगे। विशेष अध्ययन आप इंटर में करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन है प्रत्येक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, और इसी क्रिया को हम सामान्य भाषा में जनन कहते हैं। प्रत्येक जीव अपनी नई पीढ़ी लाने के लिए, या आप नई पीढ़ी कहिए, प्रत्येक जीव अपने समान नई पीढ़ी को उत्पन्न करता है, जिसे हम जनन कहते हैं। आप कॉपी निकाल कर नोट करें, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संततियों को जन्म देता है, अर्थात अपनी जाति के नए सदस्य उत्पन्न करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। ठीक हो गया। अब देखिए, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं होती है। जनन के द्वारा एक जीव या दो जीव मिलकर अपने जैसा दूसरा छोटा जीव उत्पन्न करते हैं, जो बड़े होकर उसके समान ही होते हैं। कहा जाता है शार्ट भाषा में, जनन द्वारा जीव अपना प्रतिलिपि, अपना कॉपी, अपने समरूप जीव उत्पन्न करता है। अर्थात जनन क्रिया द्वारा जीव अपने समरूप जीव उत्पन्न करता है। परंतु आपको लिखने के लिए इतना है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, जिससे उसके जीवन की निरंतरता बनी रहती है। अब देखिए, जनन की आवश्यकता क्या है। जनन की आवश्यकताओं को हम इन 4 पॉइंटों में लिख सकते हैं। पहली है जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। पहली है जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। प्रत्येक जीव का जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उसके मरने से पहले वह अपने समान एक प्रतिलिपि बना देता है, अर्थात उसके मरने के बाद उस जीव का एक प्रतिलिपि, उस जीव जाति का प्रतिनिधि पृथ्वी पर आ जाता है। इस तरह से एक जीव मरा
उससे पहले अपने समान उत्पन्न किया जीव, फिर वो मरने से पहले उत्पन्न किया और मरा, फिर वो इस तरह से पृथ्वी पर जन्म लोग पाते रहते हैं और मृत्यु होती रहती है, परंतु जीव जातियाँ पृथ्वी पर विद्यमान रहती हैं। दूसरी है संख्या बढ़ाने के लिए जीव जो है, एक जीव या एक जोड़े जीव केवल एक जोड़े या एक ही जीव उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा कई संततियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है कि जीव जो है जन्म द्वारा आनुवांशिक लक्षण, माता पिता के लक्षण, माता पिता के लक्षण संतानों में पहुंचते रहते हैं। जनन ही एक क्रिया है जिसके द्वारा डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचता है और उसी के द्वारा माता पिता के लक्षण वंशानुगत होते रहते हैं और संतान जनकों के समान दिखाई देती है। जन्म द्वारा कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जन्म द्वारा कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वह नया जीव नए बदलते वातावरण में अपने को स्थापित कर पाता है और सर्वाइव। बच्चों, हर स्थान की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। बदलते परिस्थितियों में के अनुसार जीव अपने आदत, व्यवहार, संरचना आदि में बदलाव कर लेता है, जिससे वह नष्ट होने से बच जाता है। इसी क्रिया को अनुकूलन कहते हैं और इस अनुकूलन के लिए यह आवश्यक है जीव में कुछ विभिन्नताएं, अर्थात जो जीव नया संतान उत्पन्न हो रहा है वह एग्जैक्ट अपने माता पिता का कॉपी नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। इन्हीं अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं और यही विभिन्नताएं उस जीव को बदलते पर्यावरण में अनुकूलित होने में सहायक होते हैं, जिससे जीव जाति की स्थिरता पृथ्वी पर बनी हुई है। ये चार आवश्यकताएं हैं मुख्य, जिसके लिए जनन बहुत अनिवार्य है। सपोज दैट यदि कोई जीव जनन ही ना करे तो नई संतानें आएंगी नहीं, और जब नई संतानें नहीं आएंगी तो उन जीवों की मृत्यु के साथ साथ उस जीव जाति का अस्तित्व भी पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। अर्थात जीव जाति की निरंतरता बनी रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। जनन द्वारा ही नई पीढ़ियां आती रहती हैं और पुरानी पीढ़ियां मरती रहती हैं और इस तरह जीवन की निरंतरता बनी रहती है। संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक पृथ्वी पर जीवों की संख्या, सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जिससे कुछ दैविक आपदाओं से यदि किसी भूभाग पर समस्त जीव नष्ट भी हो जाएं तो भी कुछ जीव बच जाते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा होती रहती है, जिससे जीवों में लक्षण बनते रहते हैं। इसलिए यह जनन आवश्यक। माता पिता के लक्षण संतानों में पहुँचते रहते हैं, अर्थात जैसे जिन गुणों वाले, जिन लक्षणों वाले माता पिता होते हैं, उन्हीं गुणों और लक्षणों वाले उनकी संतानें भी होती हैं। इस तरह से कोई लक्षण या गुण, टैलेंट यदि समाज में विकसित है तो वह जनन क्रिया द्वारा अगली पीढ़ी को पहुंचती रहती है और उसका संरक्षण होता रहता है। एक ही माता पिता की अनेक संतानें हो सकती हैं, कई संतानें हो सकती हैं, परंतु उन संतानों को में कुछ न कुछ रूप, रंग, आकार, बोल चाल, आदत, व्यवहार में अंतर होता है। इन्हीं अंतर को विभिन्नताएं कहते हैं। आपने देखा होगा
एक ही माता पिता के दो बच्चे, दोनों की अनुवांशिकता समान, लेकिन एक महान विद्वान तो एक महान मूर्ख तक भी देखा जाता है। यह एक कुरूप, एक रूपवान, एक की नाक भरी हुई तो कुछ की कुछ बैठी हुई, इस तरह के अनेक लक्षणों में, छोटे छोटे लक्षणों में अंतर दिखाई देता है। इसी अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं। जनन क्रिया द्वारा यह विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं और यही विभिन्नताएं बदलते पर्यावरण में जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया करती हैं। यह विभिन्नताएं यदि जीव को जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुई तो उसे लाभ होता है, यदि नहीं अनुकूलित हुई तो वही जीव को नष्ट करने का कारण बन जाती हैं। इस तरह से प्राकृतिक रूप से वर्ण का भी कार्य होता है, जिससे नई नई जीव जातियाँ स्थापित होती रहती हैं और पुरानी खराब प्रवृत्ति की जीव जातियाँ पृथ्वी पर नष्ट होती रहती हैं। यह प्रक्रिया चलने के लिए जनन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनन द्वारा ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब आइए हम देखते हैं, क्या जीव अपनी पूर्णतः प्रकृति का सृजन करते हैं? क्या माता पिता द्वारा उत्पन्न उनकी संतानें एग्जैक्ट कॉपी होती हैं माता पिता की? अगर नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती हैं? कितनी सीमा तक विभिन्नताएं हो सकती हैं, वह देखें कैसे होता है। माता पिता के लक्षणों को संतानों में निहित करने वाला जो वाहक होता है वह जीन होता है। जीन जो है, कई जीन मिलकर के गुणसूत्रों पर पहुँचते हैं, गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्र ही वास्तव में डीएनए है। जीन गुणसूत्रों पर होते हैं, जीन ही लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाते हैं और वह जीन गुणसूत्रों पर होते हैं और वह गुणसूत्र होता क्या है? डीएनए होता है। जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है। ऐसे डीएनए के प्रतिकृतिकरण में तो होने में छोटी छोटी विच्छिन्न त्रुटियां रह जाती हैं और वही त्रुटि के कारण यह संभव होता है कोई नया जीन विकसित हो जाए, कोई पुराना जीन गायब हो जाए, जिसके कारण उत्पन्न संतानों में विच्छिन्न विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, छोटे छोटे अंतर मिलते हैं। अर्थात न उनकी संतानें माता पिता के हूबहू कॉपी नहीं हो सकते, कुछ न कुछ अंतर तो अवश्य होगा। वह अंतर लाभदायक हो या हानिकारक हो या दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन उनके बच्चों में, उनके संतानों में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होगा। यह अंतर क्यों होता है? क्योंकि जब कोशिका विभाजन के समय एक कोशिका से दूसरी कोशिकाएं बनती हैं तो डीएनए का कॉपी बनता है और कॉपी बनने में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और इन्हीं त्रुटियों के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव अपनी संतान अपनी ही कॉपी बनाता है। इसका मूल लक्षण तो एकदम समान रहता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे विच्छिन्न गुणों में वह संतान उससे भिन्न हो जाती है। क्या भिन्नता का कारण डीएनए में हुआ परिवर्तन होता है या जीन में हुए परिवर्तन के कारण होता है। जो युग्मक बनते समय, गैमीट बनते समय, जनन कण बनते समय उनके गुणसूत्रों में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय के कारण कुछ नए जीन समायोजित हो जाते हैं या कुछ पुराने जीन डिलीट हो जाते हैं। इस तरह से जीनों के समायोजित और डिलीट होने से जीवों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीव जो है अपनी पूर्णता प्रकृति का सृजन नहीं कर पाते हैं। मूल प्रकृति का सृजन तो कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर हो जाता है। वह अंतर
डीएनए में हुए परिवर्तन के कारण होता है और यह डीएनए में परिवर्तन कोशा विभाजन और युग्मकों के बनते समय हो रहे डीएनए के प्रतिकृतिकरण के कारण होता है। अब हम देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। जब कोई जीव, एक अकेले जीव से संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब दो विपरीत लिंग वाले जीव जनक मिल करके संतान की उत्पत्ति करते हैं तब इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वह जनन जो एक जनक के द्वारा, एक जीव के द्वारा होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और वह जनन जो एक जोड़े विपरीत लिंगों वाले जनकों के द्वारा होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की अलैंगिक परिभाषा ये हम कह सकते हैं कि वह जनन जो एक जनक के द्वारा समसूत्री कोशा विभाजन से होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं और अलैंगिक जनन कहते हैं। और वह जनन जो एक जोड़े विपरीत लिंगों वाले जनकों के युग्मकों के संलयन से होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन क्या है? जो एक जोड़े विपरीत लिंगों वाले जनकों के युग्मकों के संलयन से होता है, निषेचन से होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। देखें लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? नंबर एक जनक द्वारा होता है, एक जनक द्वारा होता है, यानी इस जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें दो जनकों जिसे कोष्ठ में आप नर मादा के द्वारा होता है। दूसरी बात, इसमें युग्मक जनन नहीं होता, यानी युग्मक नहीं बनते, युग्मक जनन नहीं होता। इसमें नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। दूसरी, निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन क्रिया होती है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं, इसमें निषेचन क्रिया होती है। चौथा पॉइंट, उत्पन्न संतानें क्लोन होती हैं। इसमें उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं होती हैं।
यह शीघ्र होता है। इसमें समय लगता है। बच्चों, क्लोन होता है। क्लोन क्या है? जब कोई संतान एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने माता पिता की, तब ऐसी संतानों को क्लोन कहते हैं। क्लोन होना केवल अलैंगिक जनन में संभव है। लैंगिक जनन में दो भिन्न भिन्न युग्मक आपस में मिलते हैं तो दोनों के लक्षणों का समावेश होता है और कुछ छूट भी जाता है, जिससे कुछ न कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और भी बहुत सारे अंतर इसमें लिखे जा सकते हैं। अलैंगिक जनन जो है, इसमें समसूत्री कोशा विभाजन होता है। मेन पॉइंट है समसूत्री कोशा विभाजन, जो क्लास 9 में आपने पढ़ा है। विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का कोशा विभाजन होता है। दोनों प्रकार का कोशा विभाजन होता है। तो ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। साथ ही अलैंगिक जनन क्या है आपने समझा। वह जनन जो एक जनक द्वारा होता है, इसमें युग्मक जनन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, उत्पन्न संतानें क्लोन होती हैं, या शीघ्र होता है, इसमें समय कम लगता है। समसूत्री कोशा विभाजन के द्वारा होता है, यानी इनमें अर्धसूत्री कोशा विभाजन नहीं होता। वह जनन जिसमें जो दो जनकों के द्वारा होता है, इसमें नर और मादा युग्मक बनते हैं, निषेचन क्रिया होती है, संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इसमें अधिक समय लगता है। इसमें समसूत्री कोशा विभाजन के साथ साथ अर्धसूत्री कोशा विभाजन अनिवार्य होता है। बच्चों, अर्धसूत्री कोशा विभाजन, निषेचन, युग्मक निर्माण, यह 3 लैंगिक जनन के मुख्य लक्षण हैं। यह तीनों में से तीनों बातों का होना बहुत आवश्यक है। यदि ये तीनों घटनाएं होती हैं और उससे नए संतान बनते हैं उस चक्र के द्वारा, तो इसे हम लैंगिक जीवन चक्र या लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं ये हैं। अलैंगिक जनन